बचपन से ही आई थिंक मेरे फादर को देख के एक बहुत इंस्पिरेशन थी कि सिविल सर्विसेज के साइड में जाना है। गाइडेंस पापा ने, पूरी मेंटोरशिप पापा ने ही दी है कि अच्छा प्लानिंग कैसे करेंगे, क्या क्या पढ़ना है, कब पढ़ना है। मेरा बिल्कुल ड्रीम था कि मैं ओलंपिक्स में इंडिया को रिप्रेजेंट करूँ। आपका हार्डवर्क का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। नोबडी कैन कम एंड डू इट फॉर यू। यूपीएससी रिजल्ट्स आउट हो चुके हैं और यूपीएससी में इस बार कई युवाओं ने बाजी मारी है। वहीं उत्तराखंड के युवा भी यूपीएससी में पीछे नहीं रहे हैं। यूपीएससी में कई लोगों ने इस बार रिजल्ट्स आउट होने के बाद अपने परिवार का ही नहीं प्रदेश का भी नाम रोशन किया है। और इसमें एक नाम निकल कर आया है कुहू गर्ग। कुहू गर्ग जिन्होंने देश का नाम रोशन किया बैडमिंटन में, स्पोर्ट्स में, और पूर्व डीजीपी अशोक कुमार की बेटी हैं कुहू गर्ग। देहरादून से आती हैं और इंटरनेशनल लेवल पे 18 मेडल्स जीते हैं और 56 ऑल इंडिया लेवल्स पे जीते हैं। हाईएस्ट रैंकिंग इनकी मिक्स डबल्स में 34 रही है और इंडिया लेवल पे नंबर 1 रही है मिक्स डबल्स में। हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे बात करते हैं। यूपीएससी में 178 रैंक आई है और खाकी पहनने को तैयार हैं कुहू गर्ग। उनसे बातचीत करते हैं। कुहू, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपने यूपीएससी क्रैक किया है। किस तरह से बैडमिंटन से स्विच किया आपने यूपीएससी, किस तरह से तैयारी की? पहले आपने देश का नाम रोशन किया स्पोर्ट्स में, अब खाकी पहनकर अपने माँ बाप का और प्रदेश का नाम रोशन करेंगे। थैंक यू सो मच। एंड मतलब बचपन से ही आई थिंक मेरे फादर को देख के एक बहुत इंस्पिरेशन थी कि सिविल सर्विसेज के साइड में जाना है। मगर मैं 12 साल से ही ऑलमोस्ट बैडमिंटन की तरफ ऑलमोस्ट 100% डेडिकेटेड थी। तो मेरा भी कहीं ना कहीं सपना ओलंपिक्स, कॉमनवेल्थ गेम्स एंड एशियन गेम्स वगैरह का ही था। फिर जैसे 2020 में लॉकडाउन में एक ब्रेक हुआ, उसके बाद थोड़े हेल्थ इश्यूज़ हुए मुझे बीच में, और फिर एक इंजरी हो गई थी जिसमें मेरा लिगामेंट टेयर हो गया था। उसके लिए सर्जरी की ज़रूरत थी। तो आई थिंक जो ये एक प्रोलॉन्ग ब्रेक आया, मैंने फिर सोचा कि इस टाइम को यूटिलाइज़ करती हूँ। एंड नाउ इज़ द टाइम कि आई कैन स्टडी फॉर यूपीएससी, क्योंकि स्पोर्ट्स से मुझे मिनिमम 1.5 साल के लिए ब्रेक लेना पड़ता बिकॉज ऑफ द सर्जरी। तो मैंने उसको फिर यूटिलाइज़ करा एंड आई स्टडीड फॉर द एग्ज़ाम। एंड आज भगवान की कृपा से वी हैड अ गुड रिजल्ट टुडे। फादर को देखकर किस तरह से इंस्पिरेशन आती है, किस तरह से आपको मदद मिली? उनके एक आईपीएस ऑफिसर होने के नाते उत्तराखंड के टॉप कॉप रहे और काफ़ी फेमस भी रहे, तो उनसे कैसे मदद मिली? फादर को तो आई थिंक बचपन से देखे कि किस तरह से वो अपने पोजीशन के थ्रू इतने हज़ारों लोगों की एवरी सिंगल डे हेल्प कर पाते हैं। आई थिंक वो एक बहुत बड़ी इंस्पायरिंग फैक्टर है कि मतलब ही इज़ एबल टू इम्पैक्ट इतनी सारी लाइव्स एवरी सिंगल डे, और वो इतना डेडिकेटेड होके लोगों के लिए सर्विस करते थे। तो वो आई थिंक बहुत बड़ा फैक्टर था। एंड उनका इन सर्विसेज में होना, मतलब नॉट जस्ट द इंस्पिरेशन बट उनसे बहुत गाइडेंस मिली मुझे। उन्होंने बुक्स भी लिखी हैं, वो बुक्स पढ़ी मैंने। उनके साथ बहुत सारे ऐसे पेपर क्वेश्चंस होते थे जो मैं डिस्कस करती थी। तो ओवरऑल एक गाइडेंस पापा ने, पूरी मेंटोरशिप पापा ने ही दी है कि अच्छा प्लानिंग कैसे करेंगे, क्या क्या पढ़ना है, कब पढ़ना है। तो ये सब पापा ने करा है। एंड बाकी भी प्रेपरेशन में बहुत बहुत इन्वॉल्व थे वो मेरी प्रेपरेशन में थ्रू आउट द प्रोसेस। उन्होंने बहुत ज़्यादा, मतलब उनका बहुत ज़्यादा सपोर्ट था इस पूरे में। जैसा कि आपने कहा, हमने भी देखा है कि सोशल मीडिया के माध्यम से या बुक्स के माध्यम से अशोक कुमार जी जो हैं वो हमेशा उन्होंने इंस्पायर किया है यूथ को। अब वो कह सकते हैं कि भाई देखो, मेरा अपना बच्चा आईपीएस में है, मेरा सक्सेस रेट ज़्यादा है। हाँ, मतलब आई थिंक मेरा यहाँ पे होना, मतलब मेरी तो, मैं बहुत ज़्यादा क्रेडिट पापा को दूंगी, क्योंकि उनकी गाइडेंस बिल्कुल मतलब बहुत अच्छी गाइडेंस थी, बिल्कुल करेक्ट गाइडेंस थी। हम लोग सारी अगर डेडलाइन सेट करते थे, हम एक स्टडी प्लान बनाते थे, हम उस पर स्टिक कर पाते थे। तो उनके बिना तो कुछ भी पॉसिबल नहीं हो पाता। तो नो डाउट इसका बहुत ज़्यादा क्रेडिट पूरा पापा को ही जाता है। वो आपने बताया कि कुछ हेल्थ इश्यूज हो गए थे, उसके बाद इंजरी भी हुई थी और आपने ब्रेक भी लिया था। ये बात सबको पता है, जो भी आपको जानते हैं, फैमिली को जानते हैं। तो उस समय को आपने उस समय कैसा लगा था? मतलब पहली थॉट था कि आईपीएस यूपीएससी की तैयारी एक समय पे आके करना है, या उस बीच समय पे आया? क्योंकि उस समय मोरल भी काफ़ी डाउन होता है। कहाँ आप एक टॉप लेवल पे जा रही थी और एक इंजरी ने आपको रोका। तो उस समय का कैसा आपके दिमाग में चल रहा था, क्या ख्याल चल रहा था? एक सिविल सर्विसेज का इंजरी से पहले से भी थोड़ा सा उसकी तरफ माइंड था। मतलब यही, जैसे मैंने बताया, पापा को देख के मुझे बहुत इंस्पिरेशन थी कि हाँ, मुझे ऐसा कुछ करना है जिसमें मैं डायरेक्टली इतने लोगों को और सोसाइटी का बेनिफिट कर पाऊँ।
तो ये था, मगर वही था जैसा मैंने बोला, मैं बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व थी। मेरा बिल्कुल ड्रीम था कि मैं ओलंपिक्स में इंडिया को रिप्रेजेंट करूं, तो मैं उसी की तरफ थी। तो आई थिंक कहीं ना कहीं ये जो फोर्स्ड ब्रेक हुआ, मतलब इसने मुझे और ज़्यादा इंट्रोस्पेक्ट करने के लिए फोर्स करा कि अच्छा अब मैं बैठ के सोचूं, अच्छा अब मैं करूं क्या, बिकॉज अब तो मैं 1.5 साल 2 साल नहीं खेल पाती। तो एक बहुत डाउन पीरियड भी था, मेंटली बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग था मेरे लिए। मगर आई थिंक यही है, फैमिली के सपोर्ट से, मेरे आसपास जो भी मेरे मतलब क्लोज लोग थे उनके सपोर्ट से ये रहा कि अच्छा ठीक है, ये हुआ कि टाइम वेस्ट तो करना था ही नहीं। वो तो आई थिंक अभी बचपन से ही मेरी 2 ही प्रायोरिटीज़ थी, खेलना एंड पढ़ना। तो अच्छा ठीक है, अब खेल नहीं हो रहा तो अब पढ़ना है, दैट वाज वेरी क्लियर। बट आई थिंक मोटिवेशन उस टाइम पे आना बहुत डिफिकल्ट था, बिकॉज मैंने लास्ट अपने क्लास 12th में ढंग से पढ़ाई करी थी, उसके बाद से एंटायर फोकस वॉज ऑन बैडमिंटन। तो वो मोटिवेशन आना, वो रिदम बनना कि बैठ के मैं वापस से पढ़ पाऊँ, बहुत ज़्यादा इसमें मेरे सबकी सपोर्ट की वजह से मैं कर पाई हूँ। घर पे जितने भी लोग थे क्या उनसे। कोई ऐसी चीज थी जो आपको क्लिक करी, क्योंकि इंजरी से आप गुजर रहे हैं और आप भी ये चीज जानती हैं कि जो प्लेयर इंजर्ड हो जाता है और जो लंबे समय तक इंजर्ड रहता है, वो ऑलमोस्ट उस जर्नी से वाइप आउट हो जाता है कहीं ना कहीं, क्योंकि कंपटीशन इतना ज़्यादा है प्रतिभाओं की आजकल। आप देख रहे हैं कि कितनी प्रतिभाएं आ रही हैं। तो वो कोई एक चीज़ थी जिसने आपको क्लिक किया या फिर ट्रिगर किया कि नहीं, मैं तो अब ये करूंगी और निकाल लूंगी? मतलब मैंने, एक तो मैं आपके इस चीज़ से थोड़ा डिसएग्री करती हूँ। आई थिंक इंजरी स्पोर्ट्स का पार्ट है, वेदर दैट इज़ कैरोलिना मारिन, दोनों उनकी नीज पे सर्जरी हो चुकी है, वो चलते रहता है। इंजरी से आप कम बैक कर सकते हैं। मगर जैसा मैंने बताया, जो मेरा ब्रेक पीरियड था, मैंने उसमें काफ़ी इंट्रोस्पेक्ट करा, हमने काफ़ी सोचा कि अच्छा मैं लाइफ में क्या करना चाहती हूँ। मैंने ये अपनी पढ़ाई अभी तक करी है, मेरे पे क्या क्या ऑप्शंस हैं, और उन सब चीज़ों में से मुझे यही लगा यूपीएससी मेरे लिए बेस्ट है। दिस इज़ व्हाट आई वांट टू डू। मैं सोसाइटी को सर्व करना चाहती हूँ, और इन सर्विसेज के थ्रू मुझे उसके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, जहाँ मैं आई कैन मेक अ बिग डिफरेंस। तो तब हुआ कि हाँ मैं इसके लिए जाना चाहती हूँ। बट मुझे वही थोड़ा टाइम लगा टू एक्चुअली गेट इन टू दैट जोन कि मैं ढंग से पढ़ पाई, बिकॉज काफ़ी डिफिकल्ट फेज़ के थ्रू हम निकल रहे थे, तो थोड़ा सा टाइम लगा था। बट यस, शुरू हो गया था फिर। एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आता है, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा और आपका जवाब भी उसमें चाहूँगा। जो लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास फैमिली से होते हैं, एक वर्ड होता है स्ट्रगल, तो उनको उतने रिसोर्सेज नहीं मिल पाते हैं जिससे वो तैयारी कर सकें। और ये माना जाता है कि जो सक्सेस रेट है उनका ज़्यादा होता है, क्योंकि उनके अंदर वो एक भूख होती है कि हमें इस लेवल को तोड़ के लाइफ में आगे बढ़ना है। लेकिन क्योंकि आप एक अफ्लुएंट फैमिली से आते हैं, आपके फादर पूर्व डीजीपी हैं और आईपीएस ऑफिसर हैं, अभी वीसी हैं एक जानी मानी यूनिवर्सिटी में, मदर आपकी प्रोफेसर हैं जानी मानी यूनिवर्सिटी के साथ है, तो आप इससे अग्री करती हैं, डिसअग्री करती हैं? मेहनत जो है वो कितनी लगती है, चाहे एक लोअर मिडिल क्लास से हो या हाई इनकम क्लास से? यूपीएससी एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें मेहनत बहुत ही ज़्यादा लगती है। कोई मतलब इसमें फ़र्क नहीं पड़ता आप कहाँ से आ रहे हैं, हर किसी को मेहनत करनी पड़ेगी। एंड हार्ड वर्क से ज़्यादा स्मार्ट वर्क बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कि आप करेक्ट तरीके से हार्ड वर्क करें। तो आई थिंक मतलब हम लोगों के एटलीस्ट फैमिली में बचपन से ये कल्चर था कि आप पढ़ाई कर रहे हो, आप स्पोर्ट्स करो, आप जो भी करो, आपको उसमें मतलब एक एक्सेलेंस का थोड़ा एक कल्चर था कि मतलब मैं बैडमिंटन भी आई थिंक जैसे नॉर्मली शायद इतने मतलब हर बच्चे को सपोर्ट नहीं मिलता कि वो अपना स्पोर्ट्स परस्यू करें, क्योंकि स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ लोगों को नहीं दिखती हैं करियर की। बट क्योंकि आई थिंक मेरे पेरेंट्स कहीं ये देखते थे कि मैं हार्ड वर्किंग थी, सेल्फ मोटिवेटेड थी, रोज़ सुबह खुद ही 5 बजे उठ के ट्रेनिंग के लिए जाती थी, तो उन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट करा है। तो फैमिली सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आई थिंक उसकी वजह से ही मैं जो बैडमिंटन में कर पाई आज अगर ये एग्ज़ाम में भी सफलता मिली है, उनके सपोर्ट की वजह से मिली है। बट एट द सेम टाइम आपका हार्डवर्क का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, नो बडी कैन कम एंड डू इट फॉर यू। आपको वो पूरे मतलब कंटिन्यूस साल भर के 8 से 10 घंटे, सर्टन पीरियड्स आएंगे आपको 16 घंटे भी बैठना ही पड़ेगा कंटिन्यूसली, 2 महीने 3 महीने वो आपको करना ही पड़ेगा। वो इस एग्ज़ाम की रिक्वायरमेंट उतनी है, तो वो हर किसी को करना है, रिस्पेक्टिव ऑफ वेयर दे आर कमिंग फ्रॉम। स्पोर्ट्स को आप कितना क्रेडिट देती हैं? स्पोर्ट्स में आप थी तो आपकी डिसिप्लिन लाइफ थी, उसके बाद आपने यूपीएससी की तैयारी करी। अगर आप स्पोर्ट्स में नहीं होती, ऑर्डिनरी एक डॉटर होती, तो उसमें और स्पोर्ट्स में रहने में कितना डिफरेंस होता जो आपने मेहनत की?
वाइल मैं मतलब प्रॉपरली ऑर्डिनरी में मतलब स्पोर्ट्स नहीं खेलती, तो आई डोंट नो मेरा कैसा बिहेवियर होता है। आई थिंक स्टिल घर में बहुत ज़्यादा ऐसा कल्चर डेवलप करा है कि डिसिप्लिन, हार्डवर्क की बहुत ज़्यादा वैल्यू है। बट आई थिंक स्पोर्ट्स में रहने से तो ये कुछ क्वालिटीज़ हैं जो मुझ में बिल्कुल अब इनग्रेंड हो गई हैं, क्योंकि 10-15 साल मैंने ये करा ही है कि हर रोज़ सुबह उठ के जाना है, खुद से अपने आप को पुश करना है, अपनी प्लानिंग करनी है, एनालिसिस करना है, अपने आप को क्रिटिकली भी एनालाइज करना पड़ता है, अपनी मिस्टेक्स देखना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो ये सब आर थिंग्स जो मैंने 15 साल ऑलमोस्ट हर रोज़ करा है। तो ये आई थिंक मेरे अंदर कुछ क्वालिटीज़ हैं जो डेवलप हो गई थी, और इन्होंने मुझे इस एग्ज़ाम को इसमें सफलता पाने में बहुत ज़्यादा मदद करा है, उसका तो कोई मतलब सेकंड डाउट ही नहीं है। इंटरव्यू में किस तरह के सवाल आपसे किए गए? बहुत ही हम यूट्यूब पे भी देखते हैं जो मॉक इंटरव्यूज़ होते हैं, उसमें बहुत अलग अलग तरीके के सवाल आते हैं, सिचुएशंस आती हैं। क्या कोई ऐसी सिचुएशन आई जिसमें आपको लगा या सोचना पड़ा, या आपको लगा कि इस सिचुएशन का मैं सामना नहीं कर सकती, और उसको बीट कैसे किया आपने? इंटरव्यू आई थिंक क्योंकि मेरा डैफ थोड़ा डिफरेंट था, मैं जैसे बैकग्राउंड से आती हूँ ऐसे आई थिंक इंटरव्यू बोर्ड को भी ऐसे बहुत ज़्यादा कैंडिडेट्स नहीं दिखते हैं। तो मेरा 50% इंटरव्यू ऑलमोस्ट मेरा बैडमिंटन एंड स्पोर्ट्स रिलेटेड गया था। एंड इसमें काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मुझसे पूछा था कि क्या आपको लगता है क्रिकेट की वजह से बाकी स्पोर्ट्स ख़राब हो रहे हैं? अगर मैं आपके पास एक प्रपोजल लाऊं कि हम क्रिकेट को इंडस्ट्री बना देते हैं, नॉट स्पोर्ट, तो आप क्या कहोगे? तो आई थिंक ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। एंड इसमें मतलब अच्छा क्वेश्चन था। ऐसे वही 50% क्वेश्चन मेरे बैडमिंटन एंड पे क्या राय थी कि क्रिकेट को अगर इंडस्ट्री बना? और मेरा तो यही मानना है कि क्रिकेट की वजह से बाकी स्पोर्ट्स नहीं खराब हो रहे हैं। क्रिकेट ने अपना अच्छा करा है। बाकी स्पोर्ट्स जैसे बैडमिंटन को देखते हैं, बैडमिंटन ने भी अच्छा करना शुरू कर दिया एक बार परफॉर्मेंस आनी शुरू हुई तो आई थिंक एक पार्ट होता है जो आपकी आईपीएल एंड जो लीग्स होती हैं वो प्रोफेशनल होती हैं, एंड जो एक पार्ट होता है आप अपनी कंट्री के लिए खेलते हैं। तो मैंने वहाँ पे भी यही बोला कि सर आई थिंक जो लीग्स वाला पार्ट है उनको आपको कमर्शलाइज हैं तो आपको उनको उसी तरह से देखना चाहिए। बट व्हेन यू आर प्लेइंग फॉर द कंट्री, आप अपनी स्टेट्स को, जैसे रणजी ट्रॉफी है, ये सब होता है, तो उनको आप स्पोर्ट की तरह ही ट्रीट करिए। एंड ये दिस इज़ अ डिस्टिंक्शन जो आप हर स्पोर्ट में कर सकते हैं। जो भी प्रोफेशनल एस्पेक्ट हो गया आप उसको प्रोफेशनली ट्रीट कर सकते हैं, एंड जो बाकी एस्पेक्ट हो गया उसको एज अ स्पोर्ट ही करना चाहिए। जो बच्चे अभी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या ख्वाब देखते हैं यूपीएससी में जाने का, उनको आप अपनी टिप्स दे सकते हैं, या अपना जो आपका स्केड्यूल था, जो आपने रूटीन बनाया था कि किस तरह से आपने अपनी स्टडी को प्लान किया, वो आप बताना चाहेंगे? हाँ, मतलब एक तो आई थिंक ये है कि सबसे ज़्यादा जैसे मैंने बोला इस एग्ज़ाम में स्मार्ट वर्क की ज़रूरत है। गाइडेंस का इसमें आई थिंक बहुत बड़ा रोल हो सकता है। अगर आपको करेक्ट गाइडेंस मिल जाए तो उससे आप स्मार्ट वर्क एक्चुअली कर पाएंगे। तो मुझे जैसे काफ़ी मेरे कुछ सीनियर्स हो गए इस जैसे इवन इन दिस सोसाइटी जहाँ हम रह रहे हैं, आप बहुत सीनियर ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनसे हो गया, मेरे फादर जैसे मैंने बताया, तो कहीं से भी आपको गाइडेंस मिल सकती है। आई थिंक एक वो बहुत आपको करेक्ट पाथ पे ला सकता है। सेकंड थिंग, आपको आई थिंक प्लान्स बनाने चाहिए, प्रॉपर प्लान होना चाहिए, एक लॉन्ग टर्म और मिड टर्म एंड शॉर्ट टर्म टारगेट्स। तो लॉन्ग टर्म प्लान जैसे अगर आप नेक्स्ट प्रीलिम्स को टारगेट कर रहे हैं तो आपका पूरा साल भर का प्लान होगा कि मैं साल भर में 6 महीने में पहली बार कोर्स करूंगा, नेक्स्ट 3 मंथ्स में फिर से करूंगा, लास्ट के 3 मंथ सिर्फ प्रीलिम्स के लिए। इस तरह से एक लॉन्ग टर्म आपका प्लान होगा। फिर उसमें आप मिड टर्म उसको छोटे और उसमें डिटेल प्लानिंग करेंगे कि अच्छा ये सब्जेक्ट होगा। तो आई थिंक प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी प्लानिंग अच्छी होगी तो आप एक्चुअली कोर्स को 2 या 3 बार रिवाइज कर पाएंगे बिफोर द एग्जाम, एंड उसी से मदद मिलती है। कई लोग बोलते हैं 14-14 घंटे पढ़ाई करनी पड़ती है, सही बात है? मैंने भी 16 घंटे करी है, जो प्रीलिम्स और मेंस के बीच का पीरियड था। तो डिपेंड करता है, कुछ लोग आई थिंक 8-10 घंटे ही करते हैं, कुछ लोग कर लेते हैं। तो डिपेंड करता है कि आप कौन से फेज़ ऑफ एग्ज़ाम में, एक तो क्योंकि जैसे प्रीलिम्स मेंस के बीच में 3 महीने का ही टाइम होता है, उसमें बहुत ज़्यादा करना होता है, तो तब मुझे ज़रूरत पड़ी थी, मैंने करा था। एंड आई थिंक 14 घंटे से ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आपकी क्वालिटी आनी चाहिए। तो रोज़ का, अगर जैसे मैंने बताया शॉर्ट टर्म टारगेट्स मेरे रोज़ के होते थे, आज मुझे इतना करना है, किसी दिन वो चीज़ अगर मेरी 6 घंटे में भी हो गई तो आई वुड बी हैप्पी कि अच्छा आज का मैंने टारगेट अपना करा है, अच्छे से करा है, तो नाउ आई कैन टेक अ ब्रेक। तो वो इंपॉर्टेंट है कि जो आपने टाइमलाइन अपनी बनाई है आप उससे स्टिक करें एंड आप उसको फॉलो करें। और किस तरह का स्केड्यूल रहना चाहिए? आपने एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट बताया कि अगले प्रीलियम्स की अगर आप टारगेट लेके चल रहे हैं और इस बार भी आप प्रीलियम्स दे रहे हैं, तो 1 साल के लिए पूरी तैयारी आपको पहले से करनी चाहिए। यूपीएससी में आने के लिए एक बच्चे को कब से तैयारी, क्योंकि ग्रेजुएशन के बाद अगर आपको बैठना है तो इसकी तैयारी कब से शुरू कर देनी चाहिए? आई थिंक मुझे जो लगता है कि 1.5 साल का पीरियड एक एग्ज़ाम से पहले होना चाहिए, तब जाके आप कंप्लीट तैयारी कर पाओगे एग्ज़ाम देने के लिए। नहीं तो आप आप रेडी नहीं फील करोगे। वो तो आप कभी भी 100% रेडी तो हो ही नहीं सकते इस एग्ज़ाम में, मगर आई थिंक 1.5 years इज़ अ गुड टाइम वेर यू गेट पूरी रिदम आ जाती है, आपको समझ में आता है पेपर क्या
आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है और आप अकॉर्डिंगली पढ़ सकते हैं। तो ये मुझे लगता है कि आई थिंक आपकी ग्रेजुएशन ख़त्म होने के बाद आप पढ़ना शुरू कर सकते हैं। कुछ लोग आई थिंक अगर आपका बहुत पहले से मन बना है कि अच्छा यही करना है, तो आप अपने लास्ट ईयर में भी शुरू कर सकते हैं। आप बेसिक बुक्स पढ़ सकते हैं एटलीस्ट उस टाइम में। बट मेरा तो ऐसा था, मेरी ग्रेजुएशन 2019 में ख़त्म हो गई थी, मैंने तो बहुत बाद में शुरू किया। तो वो दैट इज़ समथिंग जो मैं उतने अच्छे से शायद नहीं बता पाऊँगी, क्योंकि मेरा उस हिसाब से थोड़ा अलग सी जर्नी रही है। नहीं, पर आप अपने एक्सपीरियंस से जो आप बता रही हैं वो चीज़ें काफ़ी काम आने वाली हैं स्टूडेंट। हाँ, तो मतलब आई थिंक यही है, मुझे भी लगता है अगर पहले से मेरा मन होता तो मैं ग्रेजुएशन के होते होते साथ साथ में ही अपनी जो बेसिक एनसीईआरटीज़ हैं, बेसिक कोर्स है, एक बार पढ़ लेती, सो दैट ग्रेजुएशन ख़त्म होने के बाद जो एक साल है वो मेरे पास एक अच्छा टाइम होता प्रिपेयर करने के लिए, और फिर मैं अपना पहला प्रीलिम्स दे सकती थी। अब आप खाकी पहनने जा रही हैं और आपके फादर ह्यूमन इन खाकी के नाम से मशहूर हैं, तो किस तरह से देखती हैं आगे फ्यूचर को? जो फर्स्ट पोस्टिंग को लेके बहुत क्रेज़ रहता है, काडर को लेके बहुत क्रेज़ रहता है, उसके बारे में क्या सोचते हैं? क्या डिस्कशंस होते हैं फैमिली में? आई थिंक अभी तो सब लोग बस बहुत खुश हैं कि हम यहाँ पहुँच गए, और हमारा आज जैसे अच्छी रैंक आई, लिस्ट में नाम था। तो अभी हम लोग ये सब नहीं सोचने का टाइम उतना नहीं मिल पाया है। बट फर्स्ट प्रेफरेंस मेरी हरियाणा है, तो आई थिंक अगर वो मिल जाए तो वी वुड बी वेरी वेरी हैप्पी। तो बाकी अब देखते हैं भगवान का क्या प्लान है। आई थिंक अभी तक भी भगवान इतनी दूर लेके आए हैं, आगे भी वो ध्यान रखेंगे कि सब अच्छा ही होगा। और किस तरह से फैमिली और बैडमिंटन के अलावा कोई ऐसा शख्स जिसको आप इसमें क्रेडिट देना चाहेंगी आपकी मेहनत में, जो आपके साथ रहे मोटिवेट करने के लिए, फैमिली और बैडमिंटन के अलावा? हाँ, मेरे एक दो फ्रेंड्स थे जिन्होंने अभी रिसेंट ईयर्स में एग्ज़ाम क्लियर करा है, एंड आई थिंक उनकी गाइडेंस से बहुत ज़्यादा डिफरेंस हुआ, बिकॉज मैं उनकी गाइडेंस की वजह से ही करेक्ट पाथ पे आई थिंक स्टिक कर पाई, नहीं तो मैं बहुत लॉस्ट रहती। सिमिलरली जो जैसा मैंने बताया, काफ़ी ऐसे सीनियर लोग हैं जिनसे डिस्कशंस करके एक आई थिंक समझ में आया कि कैसा वर्ल्ड व्यू होना चाहिए, कितना आपको इस सर्विसेज में कैसा आपकी पर्सनालिटी होती है, उन सब की गाइडेंस से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा। तो आई थिंक इन सब लोगों के बिना बिल्कुल इम्पॉसिबल होता, उसकी वजह से मैं करेक्ट पाथ पे रह पाई, नहीं तो पता नहीं कहाँ भटकती। तो इन सब का बहुत बहुत ज़्यादा थैंक यू, मतलब बहुत ज़्यादा ग्रैटिट्यूड है इन सब के लिए। आखिरी सवाल लेंगे, बहुत सारे फ़ोन कॉल्स आ रहे होंगे और बधाइयों के संदेश आ रहे होंगे, तो क्या कह रहे हैं लोग? मतलब लोगों को जानने का, हमारे व्यूअर्स को जानने का अच्छा लगता है सुनने में कि फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं, क्या बोलते हैं, किस तरह से रिप्लाई कर रहे हैं? बैक टू बैक फ़ोन कॉल्स आ रहे होंगे आपके पास। हाँ, बहुत बहुत लोगों का फ़ोन कॉल आया, फैमिली का, सबका, एक्सटेंडेड फैमिली का, मेरे फ्रेंड्स का, सबका आया। तो आई थिंक बहुत अच्छी फीलिंग थी, सब लोग बहुत खुश थे कि सबने लिस्ट में नाम देखा है। तो दैट वाज अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर एवरीबडी। हर किसी को आई थिंक ये एक ऐसी जर्नी है जिसमें आप अकेले नहीं, बट सब लोग आपके साथ जुड़े होते हैं, सब देखते हैं आप कितनी मेहनत करते हो, सब उसका पार्ट बन जाते हैं। तो उस हिसाब से भी आई थिंक बहुत लोग जिन्होंने क्लोजली देखा है कि किस तरह से पिछले 2 साल गए हैं, तो वो सब बहुत इमोशनल भी थे कि हाँ, मतलब इतना मेहनत किया है कि उसका रिजल्ट मिला है। तो आई थिंक बहुत सब लोग खुश थे, सबसे सुन के बहुत अच्छा भी लग रहा था, एंड सबको यही था, सब बहुत भाई बहुत प्राउड फीलिंग थी। आपको एक बार फिर से शुभकामनाएं, और आप देश में आईपीएस सर्विसेज ज्वाइन करेंगी, पुलिस सर्विसेज ज्वाइन करेंगी। लोग न्याय के लिए पुलिस की ओर देखते हैं और आप लोगों की सेवा करेंगी, ऐसी हमारी कामना है। हाँ जी, मतलब मेरे फादर हमेशा कहते हैं कि पुलिस को विक्टिम ओरिएंटेड होना चाहिए। पुलिस के पास वो कहते हैं 3 पावर्स हैं, यूनिफॉर्म की, लॉ की एंड वेपन की। तो आई होप कि मैं भी ये यूज़ करके विक्टिम्स को सर्व कर सकूँ, उनको जस्टिस दिला सकूँ, एंड ओवरऑल इंडिया की ग्रोथ स्टोरी का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा बन सकूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो हमारे साथ कुहू गर्ग 178 रैंक आई है यूपीएससी में, उत्तराखंड से शायद आईपीएस में जाने वाली इस समय टॉप मोस्ट रैंक इन्हीं को मिली है। और जिस तरह से उन्होंने बताया कि उनके फादर दिए हुए मंत्र पे वो खड़ा उतरेंगी, और जो पुलिस की जो सेवा होती है, विक्टिम्स के लिए सेवा करना, उस पे भी वो खड़ा उतरने के लिए पूरा प्रयास करेंगी। देहरादून से अंकित शर्मा, आज तक।